हेलो एवरीवन। तो इसमें हम मौर्योत्तर भारत को कवर करेंगे। ठीक है, फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से। ठीक है, चरक संहिता जो है चिकित्सा के आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो देखिए, ये खंडगिरी गुफाएं थी। तो खंडगिरी गुफाओं की जो खुदाई थी वो राजा खारवेल के द्वारा की गई थी। खारवेल और खंडगिरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। वास्तविक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वास्तविक की बात कर रहे हैं। और ऐसे जो संस्थापक थे वो कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वास्तविक संस्थापक पूछते हैं तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल में जो है कौन से यात्री ने किया था? फाहियान ने किया था। ठीक है, फाहियान ने किया था। अगर वेन सॉन्ग पूछता है, वेन सॉन्ग ने जो है किसके? हर्षवर्धन के समय किया था। तो गुप्त काल के समय फाहियान ने और वेन सॉन्ग ने हर्षवर्धन के समय किया था। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ठीक है, कौन कौन से है? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक है वाराह मिहिर। कौन है? वाराह मिहिर। तो वाराह मिहिर जो है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं। अब है मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। ये किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। तो मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है कालिदास ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाक्यवृत्त, शब्दकोश, अमरकोश तथा हर्षचरित में से प्राचीन संस्कृत शब्द जो कोश है वो कौन सा है? तो देखिए, अमरकोश जो है, अमरकोश आप देखेंगे तो अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। ठीक है, अमरकोश प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। नेक्स्ट है ज्यामिति के जनक किसे कहा है? तो ज्यामिति के जो जनक है वो है यूक्लिड। ठीक है, ज्यामिति के जनक कौन है? यूक्लिड है ज्यामिति के जनक। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ठीक है, कौन से चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो ये पुलकेशिन सेकंड है। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने ये चालुक्य राजा हैं, इन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। राज तरंगिणी द्वारा किन, अब देखिए साउथ के जो जितने वो हैं आपके किंगडम्स हैं उनका जो बहुत अच्छा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके साउथ तमिलनाडु की बुक्स में मिलेगा आपको। तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा, लेकिन अब जो है वन लाइनर के लिए अगर हमें देखना है तो हम यहीं से देखेंगे कि जो चालुक्य ने, कौन से चालुक्य के राजा ने कन्नौज के राजा जो हर्ष थे, हर्षवर्धन थे, उनको पराजित किया था? तो वो है पुलकेशिन सेकंड। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया? तो कश्मीर। ठीक है ना, राज तरंगिणी के द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में है। ठीक है, तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान है वो आपका है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान पर कूच विहार के राजा। ठीक है, भूटान पर कूच विहार के राजा संगलदेव द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया? तो देखिए, संगलद्वीप द्वारा शासन और नियंत्रण जो है भूटान पे ये किया गया 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। साहित्य के प्रख्यात समर्थक जो हैं वो राजा भोज किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो ये परमार वंश से। ठीक है, ये परमार राजा भोज जो है परमार वंश से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सातवाहन, पाल, पांड्य और पल्लव में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, सातवाहन, पांड्य और पल्लव सारे जो है दक्षिण भारत से हैं, लेकिन पाल जो है ये बंगाल का एरिया था, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कामरूप का प्राचीन नाम किस राज्य के नाम से है? तो ये असम के नाम से है। ठीक है ना, असम के नाम से है कामरूप, जो है असम का प्राचीन नाम है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो जो पुराने जो चोल राजा हैं सबसे महान किसको माना जाता है? तो सबसे महान है कारिकल। ठीक है, करिकल। ठीक है, करिकाल। तो पूर्व के राजाओं में सबसे महान जो है करिकल है या करिकाल है। ठीक है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय जो है पाई थी? तो ये राजा राज हैं। ठीक है, राजा राज हैं। इनके पुत्र का नाम है राजेंद्र प्रथम, ये है राजा राज प्रथम। ठीक है, तो राजा राज ने जो है चोल राजा है ये मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय इन्होंने पाई थी। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो ये अनुराधापुरा थी। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्र की पहली जो राजधानी थी वो अनुराधापुरा थी। ठीक है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किस राजा ने गंगै कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया? तो यही जो राजा राज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया में विजय हासिल की और इसी की वजह से उन्होंने एक जो है मंदिर बनवाया जिसका नाम है गंगै कोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगै कोंड चोलपुरम। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखेंगे
चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र चोल थर्ड थे। ठीक है, चोल राजवंश वंश के अंतिम शासक की बात पूछते हैं तो अंतिम शासक जो है राजेंद्र चोल थर्ड थे। ठीक है, पहले के चेर वंश के किन राजाओं पर, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो ये जो है चेर वंश है, पहले के चेर वंश, ये जो है तमिलनाडु और केरल में इन्होंने शासन किया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में और केरल में। पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? सेम क्वेश्चन वही रिपीटेड है। तिरक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरक्कुलर जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके संकलनकर्ता जो है वो तिरुवल्लुर है। कौन है? तिरुवल्लुर। तो तिरक्कुलर के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके संकलनकर्ता जो है वो तिरुवल्लुर है। रत्नावली, तिरक्कुलर, राजतरंगिणी और मेघदूत में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में नहीं है? ठीक है, रत्नावली, तिरक्कुलर, राजतरंगिणी और मेघदूत, ये जो है राजतरंगिणी, मेघदूत और रत्नावली जो है वो संस्कृत में है, लेकिन तिरक्कुलर जो है वो संस्कृत में ना होकर तमिल में है। ठीक है, तो तिरक्कुलर जो है संस्कृत में नहीं है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो देखिए महेंद्र वर्मन थे जो, ये पल्लव वंश के थे। ये पल्लव वंश याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से वंश से थे। तो महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव वंश के थे। ये इन्होंने जो है संस्कृत में नाटक भी इन्होंने लिखा था। अब देखिए आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति है। ऑप्शन में आपका विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याकलव्य स्मृति और नारद स्मृति। तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो क्या है? मनुस्मृति है। ठीक है, तो देखिए मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं और इस रचना का समय 184 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है? 184 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के बीच में माना जाता है। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये जो है आपके शुंग थे। ठीक है ना, शुंग जो है मगध के बाद उत्तराधिकारी थे। मौर्यों के बाद जो है मगध पर शुंग राजवंश ने अपना शासन किया। 185 में अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ हैं, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, और एक नवीन राजवंश की स्थापना की जाती है और जिसका नाम होता है शुंग वंश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लगभग 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक या दल वंश कौन सा वंश है? तो ऑब्वियस सी बात है कि पुष्यमित्र ने जो है उनका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करते हैं? वो अंतिम जो मौर्य शासक होते हैं बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए शुंग वंश के जो अंतिम शासक की बात करें तो ये है देवभूति। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। तो देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। इनकी हत्या इनके जो सचिव हैं वासुदेव द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? 75 ईस्वी पूर्व में करते हैं और जो है जिसके उपरांत जो है वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो मौर्य, शुंग और फिर कण्व। ठीक है, ऐसे क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाए तो मौर्य, फिर शुंग और फिर कण्व। ठीक है, तो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के थे। तो ये जो है सातवाहन वंश के 23वें तथा सबसे महान शासक थे। तो एग्जाम में ये भी आ जाए कि कौन से नंबर के शासक थे? तो 23वें थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और गौतमी पुत्र मतलब गौतमी इनकी माता का नाम था। तो ये जो है यहाँ पे एक प्रथा थी सातवाहन वंश में कि अपनी माता का नाम अटैच करके जोड़ के लिखा करते थे ये लोग अपना नाम। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये जो है 23वें राजा थे और सबसे महान शासक थे सातवाहन वंश के। उन्होंने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। मतलब क्या है? शकों को हराया इन्होंने। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक का जो आक्रमण था शकों को हराया और क्षत्रियों का जो है दंभ था उसको चूर किया। इसकी इन सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माँ वलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। तो इनकी माँ का नाम है वलश्री। ठीक है, तो वलश्री की जो है नासिक प्रशस्ति जो है से इनके जो है विजयों की जानकारी मिलती है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के थे? तो जो है इनके सिक्के जो है शीशे के थे। सोचिए बहुत जो है अलग सा सिक्का था जो चलाते थे, शीशे के सिक्के चलाते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिलते हैं और शीशे के अतिरिक्त इनमें प्रोटीन, तांबे, कांसे और मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा शक संवत जो 78 से प्रारंभ होती है और क्या प्रकट करता है? तो ये जो है आपका कनिष्क का शासन। ठीक है, कनिष्क का शासन प्रकट करता है। ठीक है, शक संवत जो 78 से प्रारंभ होती है वो क्या प्रकट करते हैं? वो प्रकट करते हैं कनिष्क का शासन। ठीक है, तो देखिए
अच्छा, इसमें एक और है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, शक का काल आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 78 में प्रारंभ हुआ था ये, ठीक है। तो प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था और इसका समय जो है 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राजा रोहण के तिथि भी है। तो 78 याद रखिएगा, कनिष्क से संबंधित है, शक जो है कुषाण वंश से संबंधित है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, ठीक है। तो शक संवत जो है, विक्रम संवत भी है 57, लेकिन शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय जो है संवत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग में ग्रहण किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब ग्रहण किया था शक संवत को, तो ये 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग में के रूप में ग्रहण किया। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो ये है शक संवत, ठीक है, शक संवत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये है 78 ईशा के जन्म के 78 वर्ष के बाद, ठीक है। तो देखिए, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईशा के जन्म के 78 वर्ष के बाद शक अथवा शकाश संवत प्रचलित किया, जिसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको, जो है शकास्द, ठीक है, शालिवाहन संवत और शक संवत तीनों ही कहते हैं। 78 वर्ष के बाद, ईशा के जन्म के 78 वर्ष के बाद स्टार्ट किया गया था। शक पंचांग का प्रथम मास होता है, क्या होता है? तो ये चैत्र होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही जो है ये फेमस है क्वेश्चन। शक संवत जो है रेगुलर क्वेश्चन है एक्चुअली। शक पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? तो ये चैत्र होता है, चैत्र, ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? प्रथम तो वो होता है, अंतिम कौन सा होता है? देखिए, अंतिम जो होता है फाल्गुन आता है, शायद फाल्गुन आता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। शक संवत का प्रथम जो मास होता है वो चैत्र होता है। इसके बाद जो है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या सावन बोलते हैं, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हाँ, देखिए फाल्गुन ही अंतिम महीना होता है। तो पहला महीना चैत्र होता है और जो है लास्ट का महीना जो है फाल्गुन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए ये वासुदेव का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से वासुदेव का उल्लेख मिलता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन पहला था संकर्षण और वासुदेव, दोनों ही था ऑप्शन में, संकर्षण, वासुदेव और प्रद्युम्न ये भी था। तो इसमें देखिए सिर्फ वासुदेव का जिक्र होता है, वासुदेव का मिलता है, संकर्षण का नहीं मिलता है। तो देखिए हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक हैं। एंटियोलकिड्स के राजदूत थे ये, जिसने बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो वासुदेव है ये। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया, तो कौन सा ग्रंथ था ये? तो ये चरक ने ग्रंथ लिखा था चिकित्सा शास्त्र पर, ठीक है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? देखिए ये चरक थे। आयुर्वेद के मर्मज्ञ जो है चरक जो है वो कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता ग्रंथ लिखा था, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि जो कनिष्क के जो है राजवैद्य कौन थे, तो चरक थे। या चरक किसके जो है राज्य में जो है राजवैद्य थे? तो ये कनिष्क के राज्य में थे। चरक संहिता लिखा था और इससे जो है विश्वकोश माना जाता है चिकित्सा शास्त्र का हमारे भारत में, ठीक है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। तो चरक को जो है आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? तो ये है चरक, ठीक है, चरक है। नेक्स्ट हमारा ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो ये चीनियों ने खोजा था, ठीक है, चीनियों ने। तो कागज बनाने की कला जो है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जो है झिंग जोंग ने किया था, ठीक है। किसने? झिंग जोंग ने किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित दो सभ्यताओं में गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। तो किसने की है? भारतीय और यूनानियों ने, ठीक है। भारतीय और यूनानी दोनों जो है सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। तो देखिए ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी और जो है भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा। भारतीय एवं यूनानी संस्कृति के मिलन से ही गांधार शैली की उत्पत्ति हुई। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो देखिए 135 वर्ष का है। कैसे? देखिए विक्रम संवत की जो शुरुआत है 57 ईस्वी पूर्व में होती है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है, ठीक है। दोनों को अगर हम काउंट कर लेते हैं 78 और प्लस 57 तो हमारा आता है 135, तो 135 वर्ष का अंतर है। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? तो देखिए कनिष्क की राजधानी जो थी वो पेशावर थी। दो राजधानी थी, एक मथुरा और दूसरा पेशावर, ठीक है। तो राजधानी जो है ये पेशावर है।
नेक्स्ट हमारा है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। उनका राजारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। राजधानी पेशावर या पुरुषपुर भी कहते हैं। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी और उनके शासन का उत्तर भारत में जो है मुख्य केंद्र था मथुरा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो सिल्क मार्ग किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, सिल्क मार्ग, सिल्क रूट कनिष्क ने स्टार्ट किया था। कुषाणों ने चीन से ईरान, कहाँ से? चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले जो बहुत सारे व्यापारी थे वो वहाँ पे उनको कर देते थे, क्योंकि उनके मार्ग से जाते थे। तो इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। मतलब कि आप इधर से जाएंगे तो हमें जो है इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ कि उत्तर पश्चिमी भारत एक अत्यंत जो है समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप हो गया था। नेक्स्ट हमारा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक विकास किस में हुआ था? तो ये कला के क्षेत्र में हुआ था। बहुत तरीके के जो है कलाकृतियां है ना, स्टैच्यूज और जो है इस तरीके की आपको गांधार कला का विकास है ना, यूनानी और इंडियन जो कला दोनों मिक्स हुआ था, तो गांधार एक नई कला जो है विकसित हुई थी। उसमें बुद्ध भगवान की बहुत सारी जो है कलाकृतियां आपको मिल जाएंगी, है ना। तो कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, कनिष्क को। ठीक है, अकबर के नाम से कौन से राजा को जाना जाता है, ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अकबर जो है ये आपका, मैं ये भी हिंट दे देती हूँ कि ये जो है कश्मीर के राजा थे, उनका क्या नाम था? कनिष्क ने भी बौद्ध मतानुयायी तथा तो उनके अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार जो है साम्राज्य के साधनों से कराया था, और बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, इसलिए द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा गया। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर जो है चलवाई थी? तो सोने की मोहर जो है कुषाण शासकों ने, और सातवाहन ने जो है आपके शीशे की। तो जो है किसके शासनकाल में प्रथम में सोने के सिक्के जो है चलाए गए थे? तो ये जो है कुषाण ही थे, और ये जो है विम कैटफिसेस थे। ठीक है, एक नाम है कुजुल कैटफिसेस और एक विम कैटफिसेस। देखिए कुषाणों के पास स्वर्ण जो है का भारी भंडार था। उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ियों एवं रोम से प्राप्त जो है इसको किया था। उन्होंने कहाँ से? एशिया के अल्टाई पहाड़ियों और रोम से जो है ये जो है सोना प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण के विम कैटफिसेस, ठीक है, किसने? कुषाण शासक विम कैटफिसेस के काल में हुआ था, और कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है, तो कुषाण कालीन जो सिक्के थे वो जो है प्योरिटी में बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्योर थे, मिलावट नहीं थी। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? तो ये जो है आपके खारवेल हुए। कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था? तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है, और खारवेल जो है वो चेदी वंश के राजा थे। ठीक है, खारवेल जो है वो चेदी वंश के राजा थे। खारवेल को महाराज महामेघवाहन और कलिंगाधिपति कहा गया। तो क्या कहा गया? खारवेल को कहा गया महाराज महामेघवाहन और कलिंगाधिपति। ठीक है, ये नाम से जाना गया। यह जैन जो है धर्म के संरक्षक थे। तो खारवेल जो है याद रखिएगा जो है जैन धर्म के संरक्षक थे। अब देखिए निम्नलिखित में वंशानुक्रम में सजाना है। तो देखिए क्या होगा, मौर्य आए थे, उसके बाद शुंग आया, शुंग के बाद कुषाण और फिर गुप्त। तो ये हमारा सही है, ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मौर्य जो है 322 से लेके 185 तक उनका राज्य था। शुंग जो है 185 से लेके जो है 57 तक, और अंतिम मौर्य शासक कौन था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुषाण जो है देखिए कमेंट में जो है मुझे लगता है सिर्फ एक ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी कोई लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर जो है ना कमेंट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको चीज़ें लर्न होंगी। ठीक है ना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मौर्य जो है वो 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक, शुंग जो है 185 से लेके 75 ईस्वी पूर्व तक, और कुषाण जो है 58 ईस्वी पूर्व से 174 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कुषाण 58 ईस्वी पूर्व से 174 ईस्वी पूर्व तक। गुप्त जो है 1319 से लेके 550 ईस्वी। ठीक है, तो ये जो है टाइम है। अब देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त जो है प्रथम है, लेकिन संस्थापक कौन है ये आप बता सकते हैं कि मतलब ये वास्तविक संस्थापक की हमने बात की चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन संस्थापक कौन था? और इनका टाइम अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये 319 से लेके 335
319 से लेकर 335 तक था। अब नेक्स्ट हमारा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए गुप्त श्रीगुप्त थे, ठीक है, इसमें दिया भी हुआ है श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। श्रीगुप्त जो है संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, वे एक सामंत राजा थे, उन्हीं के नाम से इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त बहुत लोग लगा देते हैं, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ही थे, ठीक है। तो इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, और किसने कहा ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, तो ये जो है स्मिथ ने कहा था, ठीक है। समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। किस वंश से, गुप्त वंश से। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और जो है वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त, देखिए यहाँ पे ये सब डिफरेंस समझते चलिएगा, नीचे था, और ठीक है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते थे। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो ज्यादा सही रहेगा। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और विक्रमादित्य ने जो है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, तो किसको दी गई, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए गुप्त वंशीय शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंशीय शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अच्छा, सातवाहन ने किस पे विजय प्राप्त की थी, ये भी बता दीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो विक्रमादित्य की एग्जाम में आ जाएगा, विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्यों धारण की, शकों के विजय के बाद धारण की विक्रमादित्य, ठीक है। और इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। उनके अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, ठीक है। तो ये बार बार एग्जाम में आता है, परम भागवत याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। तो ये जो है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। चारों ओर शांति का माहौल था और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, ठीक है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई थी इस टाइम, ठीक है। तो जो है चारों ओर शांति का माहौल था और कला और संस्कृति क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई थी। नेक्स्ट हमारे कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो ये देखिए चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि चंद्र सेकंड उसमें लिखा हुआ है। देखिए ये जो मेहरौली दिल्ली में एक लौह स्तंभ है और ये चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, बिल्कुल एकदम कोई उसमें जो है जैसे लोहा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो जंग लग जाता है, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं लगा है। तो इस पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया रहा होगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो गुप्त टाइम पे इसको रूपक कहा जाता है, चांदी के सिक्के को रूपक। तो देखिए चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। इसका निर्माण जो है छत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। इन सिक्कों की वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक। तो सिक्कों के वजन की बात करें तो ये 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक के सिक्के होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बारहमिहिर एक महान थे, क्या थे, तो देखिए ये खगोलविद थे। बारहमिहिर क्या थे, एक महान जो है सी ऑप्शन होगा, खगोलविद थे, ठीक है। तो बारहमिहिर एक खगोलविद थे, 6ठी शताब्दी में थे और खगोल शास्त्र पर उनके सिद्धांत जो ग्रंथ है बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, क्या है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौगोलिक जो है भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है, ठीक है। तो बृहद संहिता में क्या क्या है, नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, जो है भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। अब जो है नेक्स्ट हमारा है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो फाहियान जो है ये आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था।
फाहियान कहाँ का निवासी था? तो आप लोग को पता ही है, चीन का निवासी था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो है भारत आया था वो। और ये 399 में भारत आया और 414 तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, घूमा फिरा। उसने जो है, उसका उद्देश्य क्या था, एम था उसका बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, बुद्ध भगवान के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। मतलब जहाँ जहाँ पे बुद्ध भगवान विजिट किए हो, गए रहे होंगे, वहाँ वहाँ स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म जो है चीन के वू यांग नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के वू यांग नामक स्थान पे जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो आपका निम्नलिखित राजाओं में से निम्न में कौन सा एक सही कालक्रम सही है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। देखिए चंद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर कुमारगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। तो ये जो है सही कालक्रम है। अब देखिए चंद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त के पश्चात देखिए, पहले तो अगर चंद्रगुप्त प्रथम थे, फिर चंद्रगुप्त थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड थे, और उसके बाद फिर जो है कुमारगुप्त थे। तो चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य राजा हुए। उसके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए, और कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के पुत्र जो है स्कंदगुप्त जो है राजा हुए। तो ये जो है पूरा सीक्वेंस था। अब नेक्स्ट हमारा है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसकी वजह से पतन हुआ? तो देखिए ये जो है आपके हूणों के आक्रमण से, ठीक है। और जो आपका स्कंदगुप्त थे, उन्होंने शकों को भगाया था, लेकिन हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन में हूणों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। जो है किसने शकों को पराजित किया था, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट वो लोग फिर से इंडिया में आ गए। बार बार हूणों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने का कोई ठोस योजना ऐसे नहीं बनाई। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? किसने की थी? तो स्कंदगुप्त ने की थी, ठीक है, स्कंदगुप्त ने की थी। देखिए स्कंदगुप्त एवं हूणों के मध्य संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ और परिप्रेक्षा, चांद व्याकरण और कथा सरित सागर में प्रकाश जो है पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों के को मलेक्ष कहा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया? मलेक्ष कहा गया है। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त करने के पश्चात क्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी, और जो है कौन सी उपाधि? क्रमादित्य की। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की थी। कालिदास कौन थे? तो गुप्त काल के कवि थे, ठीक है, गुप्त काल के कवि थे। और जो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध इनकी महाकाव्य है। भारत का शेक्सपियर भी इन्हीं को कहा था। आर्यभट्ट जो है प्रसिद्ध क्यों थे? ये गणितज्ञ थे, ठीक है, ये गुप्त काल में ये भी थे, ये बहुत ही फेमस थे। और ये जो है हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।